ये 25 लाख वोटर कौन से हैं और रिक्रूटमेंट में स्कैम क्यों है? और सबसे अहम सवाल, आखिरकार पहाड़ी लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि हमको एसटी स्टेटस मिलेगा, वो लॉलीपॉप था या वाकई कुछ होने वाला है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता है, एडवोकेट विबोध गुप्ता। विबोध जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये 25 लाख वोटर कौन है? और इन 25 लाख वोटरों को लेकर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको इतनी आप उत्साहित लगते हैं इसको लेकर। आपके नेता सब बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं जी जो भी यहां पर 2 साल से रहा है वो यहां का वोटर है। तो इतना आप उत्साहित क्यों हैं इन 25 लाख वोटरों को लेकर? क्या इन्हीं के सहारे सरकार बनानी? ये इल्जाम आप पे लग रहा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगा रहे हैं। पहले इल्जाम की बात कर रहे हैं, फिर 25 लाख पे आते हैं। ठीक है, कि उन्हें इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनका परिवार, मुफ्ती परिवार और कुल मिलाकर कश्मीर के 100 परिवार होंगे जिन्होंने कश्मीर को लूटा, जम्मू कश्मीर को लूटा और इसको अपना एक जागीर बनाकर महाराजा की तरह उन्होंने जिंदगी यहां पर जी। हम सुनते थे कि भाई हाँ जी, उनके दौर के अंदर सिगरेट की उसके ऊपर नौकरी जो है, उसकी डब्बी के ऊपर भी वो लिख देते थे तो नौकरी लग जाती थी। ऐसा दौर उन्होंने यहां पर रखा और आज उनको एयरपोर्ट से जाने के लिए आम आदमी की तरह उनको जाना पड़ता है, तलाशी देनी पड़ती है, उनके सामान की तलाशी होती है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कोई ना कोई मुद्दा बनाकर ये गुपकार अलायंस हर बार एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। पर इस बात तो जम्मू भी उनके साथ है, रमन भल्ला वहां पर थे, शिवसेना के नेता वहां पर। मैं वही बात आपको कहने लगा हूं कि ये लोग भी तो मलाई खाते थे, उनके साथ कांग्रेस के लोग, ये भी तो उनके साथ थे ना, ये भी मलाई खाते थे, इनकी मलाई भी चली गई। लेकिन यहाँ पूर्व साथी शिवसेना के भी वहां पर। यही बात कह रहा हूं कि आप वो कितने संजीदा हैं जम्मू को लेकर, जम्मू के डोगरों को लेकर कितने वो लोग संजीदा है, गुपकार अलायंस वाले फारूक अब्दुल्ला साहब, कि उस मीटिंग के अंदर वो शिवसेना का नेता बैठा हुआ है, उनको नाम नहीं पता है कि वो शिवसेना का कौन सा एक इकलौता नेता जो है उनकी बैठक में बैठा है, उनको शक्ल भी नहीं पता। वो दाएं बाएं ऐसे देख के बोल रहे हैं यहां पर जम्मू से शिवसेना के नेता भी आए हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी आए हुए हैं। इससे उनकी संजीदगी का पता चलता है कि जम्मू और जम्मू के डोगरों के प्रति इन कश्मीरी जो लीडरशिप है इनकी संजीदगी क्या है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूं कि उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो सिर्फ इसी बात को लेकर है, किसी तरीके से सरकार हमारी बन जाए, चीफ मिनिस्टर हम दोबारा बन जाए, साम्राज्य हमारे पास आ जाए, वो होने नहीं वाला। ऐसी एक्सप्लॉयटेशन से वो होने नहीं वाला। जम्मू तो जम्मू, आज कश्मीर के लोग भी इनको समझ चुके हैं। आपने वो देखा तिरंगा रैली के अंदर, महबूबा मुफ्ती ने बोला था 370 और 35A के बाद, लेकिन कश्मीर के नेता कहते हैं कि दोनों तरफ सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी के पहरे में आपने मैं आपसे पूछता हूं, पहले तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा 370 और 35A के बाद। मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी सिक्योरिटी थी? मैं आपसे पूछता हूं कि युवा मोर्चा की रैली के बाद 6 रैलियां और वहां पर निकली, वो कश्मीर के साधारण लोगों की रैलियां वहां पर निकली और उन लोगों ने तिरंगे हाथ में लिए, जन गण मन जो है वहां बोला गया। साधारण लोग नहीं, आपके वर्कर थे बीजेपी। नो, वो युवा मोर्चा की एक रैली थी। उसके बाद तो स्कूलों के बच्चे आ गए, उसके बाद तो आम लोग आ गए। सर वो और गुपकार कहता है आपने डराया इससे लोग। मैं कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं ना, गुपकार को रहने देते हैं ना, जो रैली ढल गेट के ऊपर निकली हजारों लोगों की, वो कोई लोग थे? कोई यूपी से आए थे क्या? कहते वो सरकारी लोग, मैं कह रहा हूं यूपी से आए थे क्या, कहीं और से आए थे क्या? जिस शपैया में बच्चों के हाथ में 24 घंटे पत्थर रहते थे, यह आपने भी देखता है, और उस दिन 10,000 से ज्यादा लोगों ने, शपैया में बच्चों ने तिरंगा लेकर रैली निकाली। ये कहते हैं आपके वर्कर हैं। ये अलार्मिंग था उनके लिए, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मेरे रजौरी की मस्जिदों के अंदर से जो और मदरसों के अंदर जो है वो तिरंगे हाथ में लिए गए, जबरदस्ती कोई नहीं दे सकता। मेरे पुंछ के अंदर मस्जिदों के अंदर जो है वो बच्चों ने तिरंगा लिया और राष्ट्रगान गाया, जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता, कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक बात है, जब महाराजा अच्छा हो, जब देश का राजा जो है वो ठीक हो, 70 वर्ष इन लोगों ने कश्मीर के लोगों को अलगाववाद दिया, आतंकवाद दिया, पत्थरबाजी दी, और इन्होंने जो दिया परोसा वो बच्चों ने लिया। आज हम परोस रहे हैं तिरंगा, हम परोस रहे हैं। आज सरकार हमारी जनगण मन की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, तो कश्मीर के लोग राष्ट्रवादी हो गए। सवाल ये, आपने 25 लाख वोटरों के बारे में नहीं बताया कि वो कौन है। मैं वही आ रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है, इस दहशत में इस 25 लाख को वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही आ रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 25 लाख वोटरों की बात की।
ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, पहली बात तो यह है। इसलिए वो 25 लाख वोटर कौन होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय करेगा और बताएगा। ठीक। दूसरी बात, 370 और 35 से हटने के बाद देश के सारे कानून जम्मू कश्मीर में आए, भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर में आए। ये जो कानून था कि आप टेम्परेरी कहीं रहते हैं, 2 साल के बाद आपका वोट, आप वोट बनाने के हकदार हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पुराना वोट जो है काटना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें वो कानून भी यहां पर आ गया। वो कानून 1950 में बना, नेहरू गवर्नमेंट के दौर के अंदर बना। अब जब सारे कानून आए वो कानून भी आ गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, आप ये बताएं, आप डोडा के रहने वाले, आप डोडा के अंदर आपके घर जो बनता है, पत्थर का मिस्त्री बाहर से, लकड़ का मिस्त्री बाहर से, बिजली का मिस्त्री बाहर से, फॉल सीलिंग का मिस्त्री बाहर से, वो 20 साल से बैठे हुए हैं, तो कौन सी डेमोग्राफी डोडा की चेंज हो गई? अगर वो लोग आज वो कानून आने से वो लोग यहां पर वोट बना लेते हैं, उससे कोई डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी? यानी आप हक में हैं? नहीं, हम तो हक में है ही है ना। जो कानून है, कानून तो कानून है, वो सबके लिए बराबर है, वो आपके लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, उनको वहां से अपने वोट को सरेंडर करना है। कौन सरेंडर करेगा? सवाल ये पैदा होता है कि उनके अपने गांव में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का घर बनाना है, उनको वहां पर अपने बुजुर्ग की पेंशन लेनी है, उनको वहां पर उज्ज्वला का गैस सिलेंडर लेना है, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का सब योजनाओं का लाभ लेना है, तो वो वहां से वोट कटवाएंगे पहले, फिर यहाँ क्यों वोट का आधार लिंक होना है, वहां वोट कटेगा तो यहाँ वोट बनेगा ना। इसलिए ये जो एक एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है ये ठीक नहीं है। और उससे दूसरी जो बात डोगरास की, फारूक अब्दुल्ला बात करते हैं, ये शेख परिवार बात करता है। 1931 के अंदर महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो विद्रोह हुआ वो किसने किया? और उस विद्रोह को इन्होंने मार्टिस डे का नाम दिया। इतनी इंसल्ट उन्होंने की अपनी, क्योंकि रूलर तो रूलर है, महाराजा गए तो शेख अब्दुल्ला आ गया। वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक विद्रोह था, उसको उन्होंने मार्टिस डे बना दिया और छुट्टी दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको काला दिवस मनाया हमेशा, और छुट्टी। देखिए, नहीं, हम बात 25 लाख वोटों कर रहे थे। मैं आपके ऊपर एक और इल्जाम लग रहा है, वो इल्जाम जो है गुपकार ये लगाता है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों से, यहाँ के आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी चेंज के लिए, कि ये मुस्लिम बहुमूल्य यूनियन केंद्र शासित प्रदेश है, ये मुस्लिम बहुमूल्य केंद्र शासित प्रदेश ना रहे, उसके लिए ये सारे षड्यंत्र रचे ना, ये इल्जाम लग रहा है आप पर। फारूक अब्दुल्ला जो है वो इसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। उनके हाथ खून से रंगे हैं, कश्मीरी हिंदुओं के खून से फारूक अब्दुल्ला के हाथ रंगे हैं। डेमोग्राफी उन्होंने चेंज की थी, उनकी गवर्नमेंट में वहां से कश्मीरी हिंदू जो है भगा दिए गए, निकाल दिए गए। हमारी माताओं और बहनों के साथ आप भी वापस नहीं जा सकते। मैं अभी तक वापस नहीं जा सके, वो अलग बात है, हालात ऐसे हैं। मेरा यह कहना है कि भगाई किसने? डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं। मैं कहता हूं कोई राइट नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज की। वहां मंदिर की घंटियां बंद करवा दी, वहां गुरुद्वारों के अंदर से रौनक खत्म कर दी। आज भी कश्मीरी पंडित वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा वहां के सरकारी मुलाजिम जो कश्मीरी पंडित हैं वो कहते हैं जी हम अनसेफ हैं, हम जम्मू में रहना चाहते हैं। वो अलग इशू है। पहले डेमोग्राफी चेंज की जो उन्होंने बात की है, यहां पर डेमोग्राफी चेंज जम्मू के अंदर किसने करने की कोशिश की? यहां जंगलों के अंदर कश्मीर के लोग किसने बसाए? फारूक अब्दुल्ला साहब इस बारे में नहीं बात कर सकते। और दूसरी बात, डेमोग्राफी चेंज कैसे हो सकती है? कश्मीर के अंदर आज कश्मीर के लोगों की जो जमीनें हैं वो भी आधे के ऊपर बिहार के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। अगर उनका वोट बन जाएगा उससे डेमोग्राफी चेंज कैसे हो जाएगी? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब एक बार ये समझाए, जो 30 साल से कश्मीर के अंदर लोग कहते हैं 25 लाख लोग जो आपने लाने हैं ये आप ही के वोटर हैं, आप ही के मतदाता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, महामंत्री होने के नाते मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि हम 25 लाख भारतीय जनता पार्टी। आज एलजी साहब ने बयान दिया है। सवाल ये बात होता है कि आज आपने देखा कि एलजी साहब ने जो बयान दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में 32,000 बाहर के लोगों के वोट बने थे, और पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर आज तक, पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर अब 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आज तक सिर्फ 100 वोट भी इंक्रीज नहीं हुआ है। मेरा यह कहना है कि कोई क्यों अपना वोट वहां से, 2 वोट तो बनने नहीं है, वोट तो एक ही रहेगा,
कोई क्यों अपना वोट पीछे जहां रहने वाले हैं, जहां उनका परिवार रहता है, जहां उनको रहना है, वहां से वोट कटवा के जहां बनाएगा? और कोई बनाना चाहेगा उसका वेलकम करना चाहिए। उसमें तो एक कानून है। अब कानून से बाहर तो कोई भी नहीं आ सकता, ना फारूक अब्दुल्ला साहब जा सकते, ना विबोध गुप्ता साहब जा सकते, ना कोई रविंदर रैना साहब जा सकते, ना श्यामलाल जी जा सकते, ना रमल बल्ला जी जा सकते, ना आप जा सकते, ना कोई जा सकता। कानून जो 370 और 35 से हटने के बाद जो कानून था, वो यहां पर सारे कानून आए और वो कानून भी यहां पर आ गए। मेरा कुल मिलाकर ये कहना है, ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है, ये सिर्फ इनकी बुखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत जो है उससे घबराहट है। वो जो 50+ की बात होती थी, कितनी सीटें लेंगे आप? 50+ की जब हम बात करते हैं, कश्मीर में कितनी सीटें लेंगे आप? वही बात करने लगा हूं। 50+ की जब हम बात करते हैं तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक दिन कहा था कि वो मुझे हिसाब में बीजेपी हिसाब दे कि उन्हें 50+ कैसे लेना है। अब उनको लगने लगा कि 50+ बीजेपी ले जाएगी। आप कश्मीर से सीटें ले लें, कहां से? कम से कम कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी की इस बार 10 सीटें आने वाली हैं। वो कहां से आएंगे, वो हमारा स्ट्रेटेजिकल एक व्यू पॉइंट है। हम किस ढंग से काम कर रहे हैं, कौन सी सीटों पे फोकस कर रहे हैं, वो आपके जरिए हम मीडिया में नहीं बता सकते। सवाल ये पैदा होता है 10 सीटें लेंगे आप? मिनिमम 10 सीटें कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लेगी, अपने दम पे लेगी। और कुल मिलाकर मैं ये कहना, वो आपने देखा, आम लोग कहते हैं कि आपकी कुर्सी जम्मू में खिसक रही है, आप कह रहे हैं कश्मीर में 10 लेंगे। मुझे बताइए ना, जम्मू में कौन सी आपको आज जम्मू के अंदर आपको कौन जो कार्यकर्ता, जो है किस पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में नजर आ रहा है? मुझे एक चीज बताइए, ये आप चलिए यहाँ पर ये ब्रिज जो है उसके साथ महाराजा हरि सिंह का पुतला है, नीचे राजपूत सभा के लोग कल बैठे थे। थोड़ा नीचे उतरिए, प्रेस क्लब के सामने बच्चे बैठे हुए हैं। थोड़ा पीएचई के दफ्तर के उसी एक ही सड़क के ऊपर आप आगे चले जाइए, पीएचई के वो मुलाजिम बैठे हुए, कहते हैं जनाब कैजुअल डेली वेजर हमें कहा था पक्का करेंगे, हम अभी तक पक्के नहीं हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप दाएं बाएं घूमते रहेंगे, गांव देहात में चले जाएंगे तो वहां लोग आपसे नाराज हैं। तो इतनी नाराजगी तो आपको यहां पर झेलनी पड़ रही है, तो आप कह रहे हैं 10 सीटें कश्मीर में ले लेंगे। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर हर कम्युनिटी को, हर समुदाय को, हर सेक्टर को, हर सेक्शन को प्रोटेस्ट करने का राइट है, ठीक, धरना देने का राइट है। ठीक, कोई किसी वो राइट किसी से छीन नहीं सकता है। ठीक। इसलिए अगर कहीं धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी डिमांड्स हैं, डिमांड्स को लेकर वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो करें, उसमें बुरा क्या? जब हमने, गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कानून ने उनको राइट दिया हुआ है कि वो रास्ता ना रोकें, वो कुछ इस ढंग का ना करें जो गैर कानूनी हो, और कहीं शांति के तरीके से कहीं बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। वो अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, वो अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, उसमें सुन कोई नहीं रहा। नहीं, सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? आप ये देखिए, जब यहाँ पर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी तो मिली नहीं अभी तक। देखिए, महाराजा हरि सिंह जी का जो, मैं यही बात आपको कर रहा था उस समय और आपने बात बदल दी थी। महाराजा हरि सिंह जो हमारी आन बान और शान है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का हालात देश के साथ किया, लेकिन 70 वर्ष कश्मीरी लीडरशिप और कांग्रेस ने ये कभी स्टैब्लिश नहीं होने दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया है। जम्मू कश्मीर का हालात महाराजा हरि सिंह ने जी ने किया है। ये तो हमेशा यही कहते रहे कि शेख छुट्टी मिलेगी, वही आ रहा हूं, ये तो वही कहते रहे कि शेख अब्दुल्ला साहब ने जो है, तो इतिहास सबको पता है, लेकिन छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ना, मैं वही आ रहा हूं, आप बात नहीं पूरी होने दे रहे। सवाल यह पैदा होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किया, उस दिन छुट्टी हो गई, हमने छुट्टी दे दी, हमारी सरकार ने छुट्टी दे दी, माननीय प्रधानमंत्री जी। आप कह रहे छुट्टी मिल गई, अब नहीं मिलेगी। वो इज्जत किसको मिली? पहले इस बात पे आओ ना। वो उस दिन को, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, ये गोल गोल लफ्जों में आप कह रहे हो कि भाई आपको महाराजा हरि सिंह के 23 सितंबर को छुट्टी नहीं मिलेगी, हम इनके साथ हैं, होनी चाहिए। लेकिन जो धरने पे बैठेंगे, मैं कहता हूं जो हुआ है धरने पे बैठिए। धरने पे बैठने से अच्छा है कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं छुट्टी के लिए, जो हम एक बात कर रहे हैं, उसको पूरी ताकत से, फोर्स से करें, राइट प्लेटफॉर्म पे करें और हम इसको मनवाएं। हमें इस देखिए, जब हम रजौरी के अंदर थे, अपोजिशन में थे, तो धरने ही करते थे ना। आज जब हमारे पास एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हम बात रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं कि ये छुट्टी होनी चाहिए, हम अपने राइट प्लेटफॉर्म पे बात रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपको ये भी तो बताना चाहिए ना आम समाज को कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस दिन साइन हुआ, विलेज जिस दिन साइन हुआ, और उस दिन की जो छुट्टी है वो ट्रिब्यूट है महाराजा हरि सिंह जी को,
जो ट्रिब्यूट कभी यहां के लोगों ने नहीं दिया। कश्मीर के लोगों ने हमेशा यह कहा कि शेख अब्दुल्ला, और कांग्रेस भी यहां तक आज तक ये कहती रही कि शेख अब्दुल्ला ने हलाक किया। शेख अब्दुल्ला ने कौन सा हलाक किया? इंस्ट्रूमेंट मारा। अब हम इतिहास में घुस गए, अभी बहुत सारी मुसीबतें हैं जिन पर बात करना जरूरी है। मुझे ये बताइएगा कि आपने 5 अगस्त 2019 हुआ, केंद्र सरकार ने वादा किया, यहां की सरकार ने वादा किया, अब रिक्रूटमेंट में धांधलियां, बेईमानियां, चोरियां नहीं होंगी। सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आपकी सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट थी, 1200 लोगों को आपने रिक्रूट करना था, उस रिक्रूटमेंट को सीबीआई खंगाल रही है। अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस और जेई जल शक्ति के लिए रिकमेंडेशन गई है 3 मेंबर कमेटी की कि इसको भी स्क्रैप कर दिया जाए, हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी तक उसको माना नहीं है। स्थिति तो आपकी यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भी स्कैम हो रहे हैं, और अब लेटेस्ट ये आ रहा है कि फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे जो हैं वो भी सड़कों के ऊपर हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब जो फायर एंड इमरजेंसी की आपने रिक्रूटमेंट की थी उसमें भी धांधली हुई थी, उसमें भी बड़गाम के जो बच्चे हैं, एक एक परिवार के 4-4 बच्चे जो हैं उनको नौकरी मिली है। स्कैम तो अब भी हो रहे हैं। तो फिर मुझे विबोध जी बताइए, आपका वादा, आपका इरादा वो। जुनैद जी, अगर आप ईमानदारी से बात करेंगे, इन 70 वर्षों में कभी इंक्वायरी हुई? 70 वर्ष आप क्यों गिनवाते हैं? जबकि सुनो ना, इन 70 वर्षों में अगर आप टोटल करेंगे ना तो 70 वर्षों में आपके 6 साल भी आते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आज 6 वर्ष निकाल दो आप। जम्मू कश्मीर में तो 6 वर्ष हमारे नहीं आते हैं, 4 वर्ष आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा, यहां कांग्रेस का दौर रहा, उस दौर के अंदर आपने कभी कोई इंक्वायरी होती देखी? हम क्लियर हैं, इसलिए इंक्वायरीज करवा रहे हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इंटरव्यूज बंद कर दिए। स्कैम इंटरव्यूज में होते थे। पे इंटरव्यू हो गया, विबोध गुप्ता का रिलेशन में विबोध गुप्ता ने फोन कर दिया, ये 2 बच्चे हैं, इनको 100 में से 90 नंबर देने हैं। 90 नंबर मिल जाते थे, और वो पीछे होता था, बड़ी पीछे होता था। 90 नंबर लेने से वो उसको नौकरी मिल जाती थी, और जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी उसको 3 नंबर मिलते थे 100 में से, उसकी नौकरी रह जाती थी। वो इंटरव्यू बंद किए। इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन उसके बावजूद सब इंस्पेक्टर के अंदर जो स्कैम हुआ वो बड़ा कष्ट है, और इसीलिए सीबीआई को इंक्वायरी दी गई कि उन ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई हो। वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो देश से बड़े नहीं है, समाज से बड़े नहीं है, वो इंसाफ से बड़े नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोला। और दूसरी बात, जो आपने फाइनेंस असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। जब उनके इंटरव्यू उनका रिटन टेस्ट हो गया, अब उनको ऑर्डर्स मिलने थे, और आज सब इंस्पेक्टर के स्कैम के बाद उनके ऊपर हाथ डालना एज विबोध गुप्ता मैं ठीक नहीं मानता हूं। मैं माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करूंगा कि जो कमेटी ने फाइंडिंग दी है उसको खत्म करें, रद्द करें, और इनका जल्दी से जल्दी इनके साथ इंसाफ करें ताकि इनको अपनी नौकरी मिल सके। क्योंकि ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया था। अगर सब इंस्पेक्टर का स्कैम बाहर नहीं आता तो इनके ऊपर किसने हाथ डालना था? अब सब इंस्पेक्टर के स्कैम के कारण इनको अगर वो गोली मार दी जाए, इनके मतलब इनकी नौकरी खा दी जाए, वो ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं दोबारा माननीय मनोज सिन्हा जी से ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि इसको पर्सनली देखें और इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ इंसाफ करें। अंत में मुझे ये बताइएगा कि आप पहाड़ियों का एक डेलीगेशन लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, आप बाहर आए, आप तो आश्वस्त थे या नहीं थे, लेकिन बाकी पहाड़ी नेता इतने आश्वस्त थे, उन्होंने कहा जी बस तो 2-4-5 दिन की का खेल है। लोकसभा का सत्र भी खत्म हो गया, अब ऑर्डिनेंस के जरिए आप इनको एसटी स्टेटस देंगे, उसकी संभावनाएं बड़ी कम है क्योंकि इस वक्त लोकसभा सत्र दोबारा शुरू हो सकता है, और लोकसभा राज्यसभा दोनों चल रही है, तो ऑर्डिनेंस लाने की भी कोई जरूरत नहीं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा, या ये सिर्फ वादे इरादे में काम चलता रहेगा और इसी तरीके से बात खत्म हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने कभी वादे इरादे की बात नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने कभी वादे और इरादे की बात नहीं की। जो कहा वो किया। उन्होंने कहा कि भाई गुज्जर समाज के साथ इंसाफ होगा, तो उनके साथ इंसाफ हुआ। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन हटा, उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट मिले। उन्होंने कहा कि वेस्ट पार्क रिफ्यूजीज को असेंबली में वोट डालने का राइट मिलेगा, तो मिला।
उन्होंने कहा कि गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज को असेंबली का राइट और सरकारी नौकरियां मिलने का जो है स्टेट के अंदर जो है वो मिलेंगी, तो उनके साथ इंसाफ हुआ। उन्होंने अगर कहा है कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा और ओबीसी समाज के साथ इंसाफ होगा, तो इंसाफ होगा। उन्होंने माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कमीशन मुकर्रर किया था, कमीशन की रिपोर्ट चली गई, वो कमीशन की रिपोर्ट ओबीसी के समाज के हक में भी चली गई और पहाड़ियों के हक में भी चली गई। अब वो रिपोर्ट कब छाया होगी, उस रिपोर्ट को लेकर कब गृह मंत्रालय से आएगा, लेकिन वो रिपोर्ट जो फेवर में गई है तो वो फेवर में गई है। अब जब कमीशन हमने बिठा दिया और कमीशन ने रिपोर्ट दे दी और वो फेवर में दे दी, गुज्जरों की नाराजगी से तो नहीं डरते आप? देखिए, गुज्जर समाज क्यों नाराज होगा? सवाल ये पैदा होता है कि गुज्जर समाज को जो मान सम्मान, नाराज तो है, वो तो पिछले दिनों उनकी वीडियोस आई बड़े सारे लीडरों की, उन्होंने कहा कि जनाब ये समाज और लीडर्स में बड़ा फर्क होता है। मैं लीडर हूं, मैं समाज नहीं हो सकता, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि गुज्जर समाज को जो इज्जत मान और सम्मान 70 वर्ष नहीं मिला या 60 वर्ष नहीं मिला, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया उनको पॉलिटिकल। आज आप देखिए पुंछ के अंदर वीडीसी की चेयरपर्सन जो है, डीडीसी की चेयरपर्सन जो है वो हमारी गुज्जर बहन है। रजौरी के अंदर डीडीसी का चेयरपर्सन जो है गुज्जर भाई है। ये किसके कारण है? भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज कश्मीर के अंदर जो हमारे गुज्जर भाई बहन जो जीते हैं वो किसके कारण जीते हैं? वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आज हमारी गुज्जर कितनी बहनें हैं जो बीडीसी और डीडीसी की चेयरपर्सन बनी है, वो किसके कारण बनी है? वो भारतीय जनता पार्टी ने ये राइट दिया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये एक लड़ाई को खत्म करना बड़ा जरूरी है। वो सारे लोग, चाहे वो पहाड़ी नेता है चाहे गुज्जर नेता है, जो इन बातों को एक्सप्लॉइट करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मेरा यह मानना है कि पहाड़ी समाज के साथ इंसाफ होना चाहिए, जैसे गुज्जर समाज के साथ हुआ है, तो वह इंसाफ माननीय अमित शाह जी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री एडवोकेट विबोध गुप्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ होकर रहेगा। साथ में ही इन्होंने अकाउंट सस्टेंट फाइनेंस को लेकर गुहार लगाई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कि आप इन बच्चों के साथ इंसाफ करें और रिकमेंडेशन अगर कमेटी ने दी भी है स्क्रैप करने की तो लिस्ट को स्क्रैप ना करें, बल्कि इन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर थमाएं। और तीसरी सबसे अहम बात इन्होंने 25 लाख वोटरों को लेकर यह कही कि ये 25 लाख वोटरों का जो हवा क्रिएट किया है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने, मकसद सिर्फ उनका है लोगों को गुमराह करना। और साथ में इनका दावा यह है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी से 10 सीटें जीतेगी।